नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम भारतीय अवाम ताकत दल अपने कुछ भारतीय भाई बहनों और भारतीय भाइयों के उस उद्गार को साझा करना चाहेगा जो इस भारतीय अवाम ताकत दल के भारतीयता के लिए जो और भारतीय माहौल लाने के लिए जो प्रयास अभी फिलहाल यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए प्रयास चल रहा है, उस प्रयास में कितनी रुचि, कितना इंटरेस्ट हमारे भारतीय भाई और विभिन्न इलाकों से, विभिन्न क्षेत्रों से इसमें अपनी रुचि दिखा रहे हैं, इसमें भागीदारी दिखा रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके कुछ नमूने जो है हम भारतीय अवाम ताकत दल अपने सभी भारतीय भाई बहनों के साथ साझा करना चाहेगा। तमिलनाडु के एक भारतीय भाई तमिलनाडु में भी जो राजनीतिक वातावरण है काफी जहरीला है, विषाक्त है। जहां यूपी बिहार में जातिवाद है और सांप्रदायिकता है, तो तमिलनाडु में खास करके वहां भी जातिवाद है, जातिवाद वहां भी है। जब मैं दक्षिण भारत में सेवारत था तो ऐसी खबरें मिलती थी कि तमिलनाडु के काफ़ी ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई वहाँ के विषाक्त वातावरण से इतने भयभीत थे कि वो आकर के बंगलौर जो बहुत बड़ा एक महानगर बन गया है उसमें आकर बस गए हैं, सिर्फ तमिलनाडु की जातिवादी जहरीले वातावरण से भयभीत हो करके। यह सब के सब जो है, जो डीएमके पार्टी का जो एक घोर जातिवादी और हमारे ब्राह्मण, तमिलनाडु के ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ जो एक जहरीला वातावरण ये डीएमके आज पार्टियों ने बनाया हुआ है, वो उनके लिए बहुत जहरीला बन गया है। तो जातिवाद सिर्फ यूपी बिहार में नहीं बल्कि तमिलनाडु में भी है। दूसरा, तमिलनाडु में यह है भाषाई कट्टरता। भाषाई कट्टरता के साथ साथ कुछ प्रांतीय कट्टरता का भी एक जहरीला वातावरण है। ऐसे वातावरण में भी हमारे कुछ भारतीय भाइयों
का ये उद्गार है, जबकि उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, और हिंदी को तरजीह देते हुए, उसको महत्व देते हुए भारतीय वाम ताकत दल के इस प्रयास के विषय में कहते हैं कि यदि उनका बस चले और इसके लिए वो प्रसारित भी कर रहे हैं, तो भारतीय वाम ताकत दल को कल ही जो है सत्ता में वो स्थापित कर रहे हैं। इस तरह की भावना हमारे सुदूर क्षेत्र तमिलनाडु से भी भारतीय भाइयों की आ रही है। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में जो कि भारतीय वाम ताकत दल वहाँ के खास करके हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इस टीएमसी के मोह माया जाल में फंसे हुए हैं। टीएमसी एक भारत विरोधी गतिविधि चलाने वाली, संचालित करने वाली, भारतीय समाज विरोधी एक गतिविधि संचालित करने वाली, भारतीय समाज को विखंडित करने वाली एक ऐसी ताकत है जो राजनीतिक दलों, जो कि टीएमसी जैसे राजनीतिक दलों के वेश में है। उसके मोह मायाजाल में काफी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है वो उसमें फंसे हुए हैं, वो उसके शिकार बने हुए हैं। और कुछ कट्टरवादी तत्व, खास करके जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, बराबर इसकी रट लगाते हैं, और जो कि बीजेपी आरएसएस की मानसिकता के होते हैं। ये बांग्लादेशी मुसलमान, यही वो रट लगाते हैं। देश जानता होगा, देश को जानना भी चाहिए, ये बांग्लादेश क्या है। जो ऐसी रट लगाते हैं उनसे ही पूछा जाना चाहिए, ये बांग्लादेश क्या है। पाकिस्तान का एक हिस्सा, पाकिस्तान क्या है, भारत का एक हिस्सा। पाकिस्तान किसने बनवाया? इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू, उसके साथ साथ गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। तो गलती उनकी थी कि जो पाकिस्तान अपना था वो भारत से निकला, और उसी भारत के टुकड़े पाकिस्तान से बांग्लादेश निकला। तो ये जिनको बांग्लादेशी मुसलमान कहते हैं, वो पराये कैसे हो गए? सन 71 की जो लड़ाई थी, तो काफी बांग्लादेश से भागे हुए वो शरणार्थी है। अब उसके लिए ये नौटंकी बीजेपी वालों की, कुछ कांग्रेसियों की है, एनआरसी है, क्या है, चक्कर है। ऐसा वातावरण बनाइए कि वो अपने भारतीय भाई बहन हैं। तो खैर, इस तरह का जो जहरीला वातावरण ये बनाया गया है पश्चिम बंगाल और प्रदेश में कि बांग्लादेशी मुसलमान, और वो जो तबका है जिनको बांग्लादेशी मुसलमान कहते हैं, वो भी भारतीयता के वातावरण से बहुत दूर, और कट्टरपंथियों के जकड़ पकड़ में है। वो जो कट्टरपंथी हैं, खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, उन्हीं की गिरफ्त में है, उन्हीं की जकड़ पकड़ में है। और तो वो कट्टरपंथी जो कि इस देश के लिए अभिशाप बने हुए हैं, उन्हीं का प्रभाव भी काफी दिखता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। तो इतने अभिशापों के बावजूद भी भारतीय वाम ताकत दल का जो ये भारतीयता का माहौल लाने का जो ये जो प्रयास है, जो कोशिश है, इसके महत्व को समझते हुए कुछ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन पश्चिम बंगाल के, उनके उद्गार आए हैं
सामने आए हैं, ये सुनने को मिला है। उन्होंने इन शब्दों में कहा है कि हमने कोई बीजेपी को हराने का ठेका तो नहीं वो ले रखा है। हम न तो बांग्लादेशी है, न तो मुसलमान हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं। अब ये वो जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, अब सिर्फ मुंह से ही नहीं बोले। तो वो जो भारतीय भाई बहन हैं, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, पश्चिम बंगाल के, उन सबसे भी यही विनती है कि जो ये उद्गार सामने आया है उसी के अनुरूप हमारे सभी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन अपने को भारतीय के रूप में बर्ताव करें। और ये जो कलंक है बांग्लादेशी मुसलमान, उस कलंक को हटाएं और भारतीयता के माहौल को आगे बढ़ाएं। टीएमसी को नस्ते में नाबूद करने के लिए मन में ठानें। और ये करते हुए सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे अन्य आस्था वाले, खास करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन पश्चिम बंगाल के, वो भी इन्हीं के साथ मिल करके भारतीय एकता स्थापित करें। और ये जो भारत विरोधी ये जो ताकत है, जिसका राजनीतिक नाम है टीएमसी, जिसकी मुखिया है ये ममता बनर्जी, उसको जड़ से समाप्त करने के लिए, समूल समाप्त करने के लिए हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन पश्चिम बंगाल, विशेषकर पश्चिम बंगाल के, दोनों भारतीयता के आधार पर एक होकर के इस भारत विरोधी और पश्चिम बंगाल में एक माफिया, एक गुंडा राज का जो एक आतंकी वातावरण ये फैलाई हुई है, भारत विरोधी जो वातावरण इसने पैदा किया है कम्युनिस्टों की तर्ज पर, तो इस ताकत को भी और उस माहौल को भी जो इसने बना रखा है, दोनों को समूल समाप्त करने के लिए दोनों आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, दोनों एक होकर के इस उद्देश्य को, इस मकसद को कामयाब बनाएं और ईवीएम मशीन पर उसको प्रमाणित करें। तो यही अर्ज, यही विनती हमारे, विशेष करके हमारे पश्चिम बंगाल के हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन और दूसरे और अन्य भी भारतीय भाई बहन और दूसरी भी आस्था सब एक हो करके जो ये एक जहरीला वातावरण इसने पैदा किया हुआ है, इस ममता बनर्जी और उसके टीएमसी ने, उसको जो आगामी जो भी चुनाव आता है उसको समूल समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होइए और ईवीएम मशीन पर उसको साबित करिए, प्रमाणित करिए। तो ये विशेष विनती हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति है, वो किसी भी आस्था के हों। उसी प्रकार महाराष्ट्र में रहने वाले एक भारतीय भाई बहन का ये उद्गार था कि ये कांग्रेस, या जिसको भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों से मैंने विनती करता रहता है कि ये कांग्रेस नहीं है बल्कि ये जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज है। तो वो जो भारतीय भाई थे महाराष्ट्र के, वो कह रहे थे कि ये कांग्रेस और बीजेपी जैसे शरीर और आत्मा का संबंध होता है, उसी तरह से ये एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं, मिले हुए हैं। बात सही है। वो यहाँ तक कह रहे थे कि यदि कांग्रेस को समूल समाप्त कर दिया जाए तो बीजेपी स्वतः समाप्त हो जाएगी। बात सही है। आज जो इसे जेएनपीसी को बीजेपी जो बचा रही है, बड़ी सफाई से
उस पर कार्रवाई का एक दिखावा कर रही है, वो सिर्फ इसलिए कि वो जानती है कि जिस वक्त ये कांग्रेस समाप्त हो गई, बीजेपी का अस्तित्व अपने आप जो है समाप्त हो जाएगा। विशेष करके जो ये राहुल गांधी पर जो है नेशनल हेराल्ड का महज 5,000 करोड़ पर जो है कार्रवाई का एक नाटक मोदी जी पूरे देश में एक माहौल, एक हवा खड़ा किए हुए हैं। ये मोदी जी से पूछा जाना चाहिए और इसके लिए मोदी जी जवाबदेह हैं, बीजेपी वाले भी जवाबदेह हैं कि नेशनल हेराल्ड के महज 5,000 करोड़ के को दिखा करके मोदी जी की घिघी क्यों बंद है। इस राहुल और सोनिया के द्वारा लूट करके विदेशी बैंकों में 200 लाख करोड़ पर इनकी घिघी क्यों बंद है, इनके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है, पहले उसकी बात करें। तो ये बीजेपी वाले और मोदी जी जो है, जो ये इतने बड़े डकैत, अब डकैत ही कहा जाएगा, इसके अलावा कोई शब्द है ही नहीं। ये जो डकैत है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, 200 लाख करोड़ की डकैती करके विदेशों में काला धन जो जमा किया है, उसकी रक्षा ये मोदी जी और बीजेपी वाले क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब हमारे देशवासियों को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, जिन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री और बीजेपी को सत्ता दी है, उसको बताएं। या इसको दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि मोदी जी और बीजेपी वाले इस सोनिया राहुल के जो बड़ी डकैती है 200 लाख करोड़ वाली, जो कि काला धन के रूप में है विदेशी बैंकों में, उसी को छिपाने के लिए ही है एक नेशनल हेराल्ड का हुआ इन सबों ने खड़ा किया हुआ है। और उस हवा को एनपीसी वाले, कांग्रेस वाले भी और बढ़ाना चाहते हैं और तमाम प्रदर्शन, ट्रेन रोकना, ट्रेन की वो पटरी उखाड़ना, और उसी में बीच में आ गया अग्निपथ। अग्निपथ एक योजना थी, उसके बहाने जो है और देश में आग लगाने का मैंने इन कांग्रेसियों द्वारा जो है और मौका मिला। और वास्तविकता तो यह है कि लोग बताते हैं कि जो इस कांग्रेस ने उसकी जो एक माने स्टूडेंट विंग जो है, या छात्र संघ वाली जो उसकी शाखा है, NUSI, नेशनल यूनियन स्टूडेंट ऑफ इंडिया करके है, NUSI करके, उसी ने पूरे देश में अग्निपथ के विरोध के नाम पर इतनी बड़ी हिंसा, इतनी बड़ी आगजनी। बताइए, नए नए कोचेज बने थे यात्रियों की सुविधाओं के लिए, LBH, नए नए बढ़िया बढ़िया चमचमाते हुए कोचेज थे लोगों की सेवाओं के लिए। उसको सीधे जो है कांग्रेस ने अपने NUSI के द्वारा उसको जलवाया। लेकिन जो ये हिंसा या आगजनी, ये मैंने कांग्रेस जो है अपने, या JNPC अपने NUSI के द्वारा करवा रही है, इसके लिए वो अकेले जिम्मेदार नहीं है। ये पहले ही राहुल गांधी भारत के बाहर विदेश में जाकर के मैं ये बोला कि इस देश में केरोसिन और पेट्रोल छिड़क दिया गया है। तो विदेश में भेजने का, राहुल को विदेश में भेजने का इंतजाम किसने किया? मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने किया। मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने इसको वीजा वगैरह की व्यवस्था करके विदेश में इसको भेज करके
देश के खिलाफ ये गद्दारी किया करवाया मोदी जी की सरकार ने, जाकर के वहाँ भारत के बाहर बोल रहा है कि भारत के अंदर जो है केरोसिन और पेट्रोल छिड़क दिया गया है, तब भी जो है इनकी आंख खुली नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं कि आंख खुलने का सवाल क्या है, जब ये खुद ही भेज रहे हैं, खुद ही करवा रहे हैं। इनको पता है कि देश में जो है आग वो लगवाएंगे मोदी जी इसी कांग्रेस के द्वारा। तो अब तक इस जेएनपीसी कांग्रेस ने जितना भी आग लगाई है इस देश में, ये मोदी जी के शह पर, बीजेपी वालों की शह पर। बीजेपी की जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसको मालूम है कि इसके मन में क्या है। इस राहुल गांधी के देश में आग लगाना, देश को अस्थिर करना, हिंसा फैलाना, ये बराबर इसकी जो है वो गतिविधि रही है। या स्वयं या भड़का करके लोगों को। वैसे बीजेपी के जितने चाटुकार किस्म के यूट्यूबर हैं, बस राहुल गांधी का पूरा वर्णन जो है वो जो है ईडी और नेशनल हेराल्ड के में जो हेराफेरी तो है ही। नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की संपत्ति को हड़पने, यही बात है, हड़पने के लिए इन समूह ने एक जो है AJL एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एक संस्था बनाई। यंग इंडिया भी एक संस्था थी। और तो और फिर वो 90 करोड़ जो है वो लोन कांग्रेस से लेना, और जो है और नेशनल हेराल्ड का जो है वो कुछ 90 करोड़ का उसका ऋण चुकता करके उसकी 5,000 करोड़ की संपत्ति को हड़पना। और चाहे AJL हो चाहे यंग इंडिया हो, दोनों में जो शेयर होल्डर हैं वही सोनिया राहुल और मोतीलाल वोरा, यही आपस में है। तो राहुल की कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया, राहुल को लोन दिया या मोतीलाल वोरा को लोन दिया। और राहुल की कांग्रेस पार्टी ने राहुल ने खुद राहुल को ही लोन दिया 90 करोड़ का, और 90 करोड़ का लोन चुकता करके नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की संपत्ति जो है वो हड़पी। और इसमें कई जो है कानून को धोखा दे करके एक हेरा फेरी, अब हेरा फेरी एक फिल्म आपने देखा होगा, हेरा फेरी फिर हेरा फेरी फिर हेरा फेरी। तो इस तरह के फ्रॉड, इस तरह के छल है, और क्या। तो छली कपटी तो ये माने शुरू से ही है, इनका चरित्र रहा है। तो नेशनल हेराल्ड में ज्यादा पैसे हड़पने से अधिक जो है इनके छल, यानी इनके छल और कपट का व्यवहार जो है वो सामने आता है। और जहां तक छल और कपट की बात है, तो ये शुद्धता छली कपटी तो है ही। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन छली कपटी होने के बाद भी इस देश की जनता, हमारे भारतीय भाई बहन अभी भी उसको वोट देकर के सत्ता में बिठा रहे हैं। प्रॉब्लम यहां पर है। कभी पंजाब की सरकार बनाई जाती है इस जेएनपीसी की, कभी राजस्थान की सरकार बनाई जाती है, कभी मध्य प्रदेश की सरकार बनाई जाती है, कभी छत्तीसगढ़ की सरकार बनाई जाती है, और तिकड़म से जो है महाराष्ट्र की सरकार, तिकड़म से जो है वो झारखंड में। समस्या यह है। तो हमारे देश की जनता इसी छली कपटी और
छली कपटी तो है, और देश की दुश्मन, देश की गद्दार, देश की लुटेरी पार्टी को हमारे 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 भारतीय भाई बहन अभी भी उसको वोट करके सत्ता में भेज रहे हैं। समस्या यहाँ पर है। तो यानी देश के प्रति संजीत होकर के समझदारी का परिचय देने के बजाय अभी भी इस देश के अभिशाप और देश के साथ छल कपट करने वाली और देश की सबसे बड़ी डकैत और सबसे बड़ी गद्दार दुश्मन को जो वोट मिल रहा है हमारे भारतीय भाई बहनों की तरफ से, इसी पर जो है गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और यह अभिशाप तभी जाएगा जबकि भारतीय भाई बहन जो भारतीयता के माहौल को अपनाएंगे, राष्ट्रभक्ति के माहौल को अपनाएंगे और इसको देश का दुश्मन के रूप में समझ जाएंगे, और देश के दुश्मन के रूप में समझ करके फिर ईवीएम मशीन पर बूथ पर इसका वो हिसाब किताब कर देंगे, इसका निपटारा कर देंगे। तो जैसा कि महाराष्ट्र के वो भारतीय भाई कह रहे थे कि यदि कांग्रेस समाप्त हो जाती है, बीजेपी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो कांग्रेस के समूल समाप्त होते ही बीजेपी का समाप्त होना तय है। ये बीजेपी भी जानती, इसलिए कांग्रेस को हर वक्त बचाने का जो काम जो है, जो राष्ट्रीय अपराध जो है या गद्दारी देश के खिलाफ जो गद्दारी है बीजेपी की, ये कांग्रेस को बचाने की, इस सच्चाई को हमारे सभी भारतीय भाई बहन जो है बिल्कुल बहुत गौर से, बहुत गंभीरता से इसको देखें और विचार करें। तो जो इसमें राजनीतिक परिदृश्य है, नजारा है, सिनारियो है कि बीजेपी, मोदी जी अच्छी तरह समझ रहे हैं यदि उनको सत्ता में रहना है, कायम रखना है, आगे जारी रखना है, तो इस कांग्रेस को जिंदा रखना उनकी एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। और साथ साथ एक नकली और छद्म और धोखेबाजी वाला कार्रवाई का दिखावा देशवासियों के आगे दिखाना भी है। यही मोदी जी का बीजेपी वालों का छल है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मोदी जी को भी पता है और उन्होंने एक बार सार्वजनिक वक्तव्य भी दिया हुआ है कि ये कांग्रेस जो है इस देश की सबसे बड़ी लुटेरी है। हमारे गरीब और आम भारतीय भाई बहनों का पैसा लूट करके विदेशी बैंकों में काला धन के रूप में वो जमा किया हुआ है। तो इतनी बड़ी डकैत है वो। पूरी कांग्रेस जो है 60-70 सालों में 1200 से लेकर 13 लाख करोड़ का काला धन, और शायद उसका दुगना जो अभी ये फिगर बताई गई है 1200 से लेकर 13 लाख करोड़, उसका दुगना जो है भारत के अंदर इन कांग्रेसियों का और कांग्रेसी और इस कांग्रेस के जो चमचे हैं, चाहे वो अधिकारी हो, ब्यूरोक्रेसी वाले हो, चाहे वो मीडिया के लोग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, उनके पास भी काला धन की जो राशि है वो 1200 से लेकर 13 लाख करोड़ का दुगना तिगुना होगी। तो इतनी बड़ी लूट इस एनपीसी के द्वारा है। एक बात हमारे भारतीय भाई बहन और भी गौर से है, ये कांग्रेस जो है अपने इस देश के खिलाफ गद्दारी का और देश के लूट का पर कभी उसको पछतावा नहीं होता है, कभी भी पछतावा नहीं होता है। और उसके जितने भी चमचा किस्म के ये पत्रकार हैं वो इतने बड़े देश के दुश्मन हैं। एक आशुतोष चलाता है,
सत्यहिंदी.com करके। वो कहता है कि सत्यहिंदी.com जो है निर्भीक, निष्पक्ष, सत्यवादी पत्रकारिता करता है। भारतीय जनता ताकत दल ने बल्कि कमेंट में लिखा कि इस देश की जो सबसे बड़ी अभिशाप जो राजनीतिक ताकत है जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, तो तुम जैसे पत्रकारों ने उसकी हमेशा चाटुकारिता की है और ऊपर से कह रहे हो कि ये सत्यहिंदी.com जैसे मीडिया वो निर्भीक और निष्पक्ष और सत्यवादी पत्रकारिता करता है। तो एक क्रूर पाखंड का ये विभत्स रूप ये पेश करते हैं देश के दुश्मन पत्रकार आशुतोष जैसे, मुकेश कुमार जैसे, अजीत अंजुम जैसे, और उसमें कई हैं। उसमें वानखेड़े है, अशोक वानखेड़े और आलोक जोशी। तो ये पूरा एक गिरोह है भारत विरोधी पत्रकारों का। ये भारत विरोधी भी है और बड़े बहिया किस्म के हैं। ये जानते हैं कि जेएनपीसी इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है, लेकिन उसके सारे पापों को ढकेंगे और उसकी सत्ता वापसी के लिए पूरा एक माहौल बनाते हैं। तो हमारे देशवासी समझे कि हमारे कितने नाग हैं, जहरीले नाग हैं जो इस देश को डस रहे हैं, यानी देश के दुश्मन पत्रकारों के द्वारा। मीडिया भी इसमें है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे बड़ी दुश्मन ये एनडीटीवी है, और एनडीटीवी के बाद जो है वो आज तक, इंडिया टुडे और एबीपी न्यूज 24 और क्या कहा जाए, वो जी न्यूज वाला अपने को बड़ा देशभक्त और देश के प्रति समर्पित दिखाने का वो पाखंड और दम भरता है। और ये बराबर जो है माने इस राहुल गांधी की बातों को, और राहुल गांधी के विषय में वो भी जानता है कि राहुल गांधी इस देश का बहुत ही खतरनाक गद्दार और दुश्मन है देश का। लेकिन उसकी बातों तो ये जी न्यूज वाला जो कि देशभक्ति का एक नाटक करता है, उससे पूछा जाना चाहिए कि भाई कि ये तुम देश को महत्व देने का तो तुम दम भरते हो, दावा करते हो, और देश के दुश्मनों की बात को जो है बड़ी प्रमुखता से दिखाते हो, जिनको कि दरकिनार किया जाना चाहिए। तो तुम्हारा कैसी देशभक्ति और कैसा राष्ट्रवाद है तुम्हारा, इसे जी न्यूज से पूछा जाना चाहिए। और जी न्यूज का जो मालिक है सुभाष चंद्रा, और उसका एक प्रमुख एंकर है सुधीर चौधरी, इन दोनों से पूछा जाना चाहिए। तो खैर, तो मीडिया भी जो है किस तरह से देश के दुश्मनों के साथ मिलकर के भारत के साथ दुश्मनी में दिन रात सब लगे हुए हैं और सक्रिय हैं। इसीलिए इतने खूबसूरत देश, एक संवैधानिक इकाई भारतवर्ष के कितने दुश्मन और कितने नाग हैं, जहरीले नाग हैं, इसको भी जानने की सख्त आवश्यकता है। तो वास्तविकता ये है कि हमारे देश के जो शत्रु हैं राजनीतिक दलों के वेश में, सबसे बड़ी दुश्मन जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, काकस दुश्मन भी है, गद्दार भी है, देश की लुटेरी भी है, सबसे बड़ी अभिशाप भी है, और सबसे खूंखार और एक औपनिवेशिक ताकत भी है, और कुछ अपवादों को छोड़कर के शातिर अपराधियों का एक गिरोह भी है। लेकिन ये तमाम एनडीटीवी से लेकर के जी न्यूज तक जो है वो बराबर तक देते हैं कि कांग्रेस को विपक्ष के रूप में मजबूत होना चाहिए।
एनडीटीवी से लेकर के जी न्यूज तक मैंने ये चर्चा चलाते हैं कि कांग्रेस को विपक्ष के रूप में मजबूत होना चाहिए। इन गद्दार मीडिया वालों से पूछा जाना चाहिए कि जो देश का जो दुश्मन है उसके विषय में तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि मजबूत हो। तो ऐसा मत समझिए कि ये मानसिक गुलाम है, बल्कि ये भी देश के दुश्मन है और घटिया किस्म के ये स्वार्थी तत्व है। और स्वार्थ इनका किस्म है कि यही इनके दिमाग में कि मान लीजिए कल को ये सत्ता में आ गए इस जेएनपीसी कांग्रेस वाले, तो कैसे एडजस्ट होंगे, कैसे फिर ये धंधा चलाएंगे। ये उस दिन की भी तैयारी करते हैं। तो ये कभी भी देश के नहीं हो सकते। ये मीडिया वाले कभी भी इस देश के, इस अवाम के हैं ही नहीं। पक्के धंधेबाज, देश के दुश्मन, ये इनकी स्थिति है। और इनका जो धंधा था आपने देखा है, हर वक्त देश को कमजोर करने का इनका अभियान चलता रहता है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, बस इसके अलावा इन मीडिया वालों का कोई धंधा ही नहीं। और जो राजनीतिक शक्तियां हैं, जीएनपीसी, कांग्रेस और टीएमसी, समाजवादी और आरजेडी और एनसीपी, शिवसेना, टीडीपी, डीएमके, अकाली, इनकी भी स्थिति लगभग हमारे इस मुल्क भारत राष्ट्र के खिलाफ ही है। और यही पूरे राजनीतिक परिदृश्य यानी पूरे राजनीतिक परिदृश्य को जकड़े हुए हैं। तो अब सवाल यह है कि ये स्थिति रही और बीजेपी जो है इसे जेएनपीसी को माने जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए मैंने इसको समाप्त करने के बजाय इसको हमेशा ये बचा रही है और नारा भी देती है कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस वो जो बीजेपी की जो परिभाषा है कांग्रेस मुक्त भारत का, वो यही है कि सत्ता से हटा करके कांग्रेस को ये खुद सत्ता में बैठ जाना, लेकिन वो एक ताकत के रूप में वो मौजूद रहे, विपक्ष बस वो विपक्ष में चली जाए, सत्ता पर ये बीजेपी वाले बैठ जाए। इसी को सब बोलते हैं बीजेपी वाले कांग्रेस मुक्त भारत। हद तो तब हो जाती है कि जब बीजेपी अपने छोट भाइयों को सिखा पढ़ा करके भेजती है और ये छोट भैया आकर के भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से बात करते हैं और कहते हैं कि ये यूट्यूब वाले सर जो है ये बीजेपी की मानसिकता कहती है। बीजेपी की मानसिकता जो छोट भाइयों को जो सिखा पढ़ा करके भेजते हैं, वो ये कहते हैं कि ये यूट्यूब वाले सर जो है इस कांग्रेस के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, कांग्रेस तो मर चुकी है। यह भी तो इस तरह से प्रसारित करना कि कांग्रेस मर चुकी है और कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, यह कांग्रेस को बचाने का बहुत ही शातिराना और घिनौना एक तरीका है बीजेपी वालों का। देश को ये पूछा देश इन बीजेपी वालों से पूछे, मोदी जी से पूछे, जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस समाप्त हो गई है, मिनटों में पूरे देश में आग लगा देना, पूरे ट्रेन का ट्रेन जला जाना, सरकारी गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां और कई भवन में आग लगा देना, पूरे देश को आग में झोंक देना। क्या ये दिखाता है कि कांग्रेस जो है वो समाप्त हो गई? तो इतना बड़ा झूठ जो है बीजेपी वाले मैंने बोलना शुरू किया है। सिर्फ इस देश की अभिशाप
देखिए, बात सिर्फ देश की हो रही है, मुल्क की हो रही है। इस देश के अभिशाप जीएनपीसी को बचाने के लिए, और ये करतूत किसकी है? राष्ट्रवादी बीजेपी वालों का, राष्ट्रवादी मोदी जी की। तो कुल मिलाकर सच्चाई ये है कि देश के अभिशाप ये राजनीतिक पार्टियां जीएनपीसी, वामदल, आरजेडी, टीएमसी, समाजवादी, एनसीपी, अकाली हैं, और जीएनपीसी की रक्षा करने वाली बीजेपी है इस अभिशाप की। इस प्रकार बीजेपी भी इस देश की बहुत ही खतरनाक शत्रु बन गई है। सच्चाई है। अब इस सच्चाई को छिपाने के लिए हमारे जनमानस का ध्यान कहीं और भटकाने के लिए क्या साजिशें चल रही हैं, उसका नमूना जरा देखिए। हर वक्त सोशल मीडिया पर वो इस्लाम की कमी, इस्लाम में ये लिखा हुआ है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कि मतलब ये होता है कि अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर ही नहीं है, फलाने ठिकाने है, काफिर लिखा हुआ है, फलाने ठिकाने, दिन रात इसी विषय में वो चलते। और उसके मुल्ला भी आकर के कुछ इसी तरह के उसमें घालमेल करते रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं लिखा है, या लिखा है फलाने ठिकाने। तो इस तरह का जो जहरीला वातावरण जो है वो पैदा किया जा रहा है। क्यों? किस लिए? कि उस सच्चाई की ओर, उस दुखदाई सच्चाई की ओर लोगों की ओर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए। सच्चाई क्या है? ये बीजेपी जो है देश की दुश्मन ताकतों को, जो कि राजनीतिक दलों के बेस में है, और जो कि जो कि कुछ भारत विरोधी पत्रकारों के बेस में है, कुछ भारत विरोधी मीडिया के बेस में है, कुछ जो भारत विरोधी वो बौद्धिक वर्ग, इंटेलेक्चुअल्स के बेस में। ये सारी ताकतों को बीजेपी वाले पाल रहे हैं, और कुछ ऐसे भी ताकतों को बीजेपी मोदी जी पाल रहे हैं, जो कि यानी पत्रकारों के अलावा, भारत विरोधी पत्रकारों के अलावा, भारत विरोधी मीडिया के द्वारा भारत विरोधी बौद्धिक वर्ग के अलावा भी है। कौन? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिम्हानंद सरस्वती, तौकीर रजा, शफीकुर रहमान वर्क, टीएस हसन, असदुद्दीन ओवैसी, ये सब के सब जो है देश में सिर्फ नफरत फैलाना। तो इसकी गतिविधि का इन सबों ने ठेका ले रखा। इसमें जो सिफत वाली बात यह है, हमारे भारतीय समाज के लोग, एक तबका वो समर्थन करता है इनका पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का, वही विरोध करता है असदुद्दीन ओवैसी और तौकीर रजा का। हमारे समाज का जो दूसरा तबका है, वो समर्थन करता है असदुद्दीन ओवैसी और तौकीर रजा जैसे लोगों का, तो विरोध करता है इनका पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का। इसी का फायदा जो है, जो अवसरवादी किस्म के हैं, देश के दुश्मन जो है उठा ले जाते हैं। देश को आवश्यकता इस बात की है कि हमारा मुल्क और हमारे देशवासी राष्ट्रभक्ति के जज्बे से, यानी इन देश के दुश्मनों को पहचाने, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को भी, असदुद्दीन ओवैसी को भी, तौकीर रजा को भी, और इन देश के दुश्मनों में फिर कोई फर्क न करें। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ में और असदुद्दीन ओवैसी में कोई फर्क न है और न करना चाहिए। यति नरसिम्हानंद सरस्वती और तौकीर रजा में न कोई फर्क है, न फर्क करना चाहिए। ये फर्क इस आधार पर नहीं है कि हिंदू या मुसलमान है। हिंदू मुसलमान तो का कोई सवाल ही नहीं उठता है।
उनकी दो ही स्थिति है, या तो वो भारतीय भाई बहन है या वो देश के शत्रु हैं। दो ही स्थिति है, न तो वो हिंदू हैं न तो मुसलमान हैं। वो या तो वो हमारे भारतीय भाई बहन हैं या वो इस देश के शत्रु हैं। तो आपका चाहे यानी ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हो, चाहे तौकीर रजा हो, चाहे यति नरसिम्हानंद सरस्वती हो, चाहे वो शफीकुर रहमान वर्क हो, वो सब हैं, उनका मकसद एक ही है। तो उनको कभी भी इस निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए कि वो हिंदू है या मुसलमान है। वो देश का शत्रु है बस। तो इन्हीं सब की सावधानी की आवश्यकता है। तो इस तरह के दृष्टिकोण व्यवहार से हमेशा बचने की आवश्यकता है। जो ये दृष्टिकोण व्यवहार जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और असदुद्दीन ओवैसी में फर्क करता है, जो यति नरसिम्हानंद सरस्वती और तौकीर रजा में फर्क करता है। तो इस तरह के दृष्टिकोण से बचने की आवश्यकता है। दोनों देश के शत्रु हैं, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता दल के सिर्फ शत्रु कह देने से ही बात नहीं बनती है। भारतीय जनता दल ने कई बार निवेदन किया है कि इनकी असली ताकत है कि जो ये मजमा जो इनको मिल जाता है, जो इनके समर्थन में तालियां बजाई जाती हैं, ये दुखड़ा है। तो चाहे वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे वो यति या नरसिम्हानंद हो, चाहे तौकीर रजा हैं, इनकी सभाओं को शून्य करना होगा। आज नहीं तो कल, जितना जल्दी हो सके करेंगे उतना ही इस भारतीय समाज का, इस मुल्क का भला होगा और इसको सुकून और आराम मिलेगा। तो इतना कम से कम करिए। यानी इन देश के दुश्मनों के समर्थन में यदि तालियां बजाई जाए तो आखिर जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। जो नारा लगवाया कन्हैया कुमार, और उस कन्हैया कुमार के टॉक शो में जो लोग सम्मिलित हुए, तो उनमें और इस पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ में फर्क क्या रहा, पहले ये बताइए। इस तरह की सारी गतिविधियों के प्रति यदि संवेदनशीलता का अभाव होगा, नहीं होगा, तभी तो देश के दुश्मनों का हौसला वो बढ़ा हुआ है कि हम कुछ भी करेंगे, जनता हमारी जो है मानसिक गुलाम होकर के हम ही को वोट करेगी। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की गतिविधि को देख करके हमारे अभी भी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन उसके सभाओं में भीड़ भी लगाते हैं, और बीजेपी जैसी वो नकली राष्ट्रवादी पार्टी जो कि देश के दुश्मनों को पाल रही है, उसको वोट कर रहे हैं। ये किताब नहीं पूछ रहे कि आखिर बीजेपी का ये कौन सा राष्ट्रवाद है। देश के दुश्मनों को पालना, देश के दुश्मनों के कालाधन की रक्षा करना और उनके आगे घुटने टेकना, ये कौन सा राष्ट्रवाद है। तो मोरलेस इस हकीकत की ओर लोगों का ध्यान न जाए। तो सोशल मीडिया पर चल रहा है हमेशा कि इस्लाम आस्था में तमाम कमियां निकालना, कि उसमें काफिर लिखा हुआ है, तो उसमें ये हलाला है, फलाने है, ढेकाने है, ला इलाहा इल्लल्लाह, माने कोई और रसूल है ही नहीं, कोई और ईश्वर को कोई मानता ही नहीं है। जो भाईचारा की बात करते हैं, तो भाईचारा सिर्फ मुसलमानों के बीच में भाईचारा की बात करते हैं, जो दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं। उनके इस दुष्प्रचार को बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। क्या हमारे देश के इस्लाम आस्था वाले भारतीय बहन से सिर्फ इस्लाम आस्था के ही बीच में वो जो है ना भाईचारे की बात करते हैं? देखिए गांव में
बराबर जो है सब लोग साथ में कैसे रहें, इसकी वकालत करते हैं वो। बस उसमें जो विडंबना है, जो दुख इस बात का है कि उसमें कुछ भारतीय समाज विरोधी जो कुछ तत्व है, कुछ ऐसे मूल्य कटमूल्य मौलवी के रूप में, वो दिन रात जो है कुरान की, इस्लाम की गलत व्याख्या करके कि उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि कोई और दूसरा ईश्वर है ही नहीं। कोई इन बेवकूफ़ों से, इन दुष्टों से पूछा जाना चाहिए कि अरे भाई, जो है स्वामी विवेकानंद ने बराबर जो है इस्लाम पंथ की सराहना की है, तो ऐसे थोड़े किया है। उसमें भी स्वामी विवेकानंद को कुछ महानता दिखी, तभी तो वो किए होंगे। तो जो गलत व्याख्या करते हैं, मूल्य कटमूल्य जो है, कुछ कतिपय जो है, उन्हीं की बात को उठा करके भारतीय समाज में सिर्फ नफरत फैलाने की बात। और मान लीजिए कहीं पर लिखा भी है तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए, उनके विवेक पर, उनकी बुद्धि पर, कि इस तरह का प्रावधान ये वो भी जानते हैं कि पंथ की महानता इसी में है कि वो दूसरे पंथों का आदर करे। कदापि नहीं होना चाहिए कि ईश्वर सिर्फ एक ही है। ईश्वर के कई रूप हैं, वो अल्लाह के भी रूप में और ईश्वर के रूप में, गॉड के रूप में है। तो उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह का तो कोई मतलब ही नहीं है, काफिर का तो कोई मतलब ही नहीं है। और भी जो सामाजिक बुराइयां हैं, बकरीद के अवसर पर जो है पशु बलि है, और ये एक बहुत ही माने अमानवीय प्रैक्टिस, हलाला फलाला जो है, ये सब जो है शनै धीरे धीरे करके वो दूर हो जाएंगी। लेकिन किसी को बार बार नीचा दिखा करके नहीं होगा, उनको एक स्वस्थ जो है प्रोत्साहन की आवश्यकता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, और बराबर बोलते रहते हैं कट्टरवादी तत्व हिंदू सनातन के, ये कन्वर्टेड हैं, 4 पीढ़ी पहले ये फलाने थे, रामलाल थे, फलाने थे, डेकाने थे। सवाल इस बात का है कि अब ये हमारा देश संवैधानिक देश बन चुका है, संवैधानिक इकाई बन चुका है। कोई कन्वर्टेड हो चाहे कोई कन्वर्टेड नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है भाई? कोई हिंदू हो या हिंदू न हो, क्या फर्क पड़ता है भाई? कोई मुसलमान हो या मुसलमान न भी हो, क्या फर्क पड़ता है भाई? कोई नास्तिक ही हो, यदि नास्तिक बन करके भी यदि वो भारतीयता का व्यवहार करता है, भारतीयता का कद जो है वो हिंदू से भी, मुसलमान से भी बहुत ऊंचा है। और हर एक को समझना चाहिए कि चाहे हम हिंदू हों चाहे ना हो, हम भारतीय हैं। हम मुसलमान हों या ना हो, हम भारतीय हैं। हम नास्तिक ही भी हों तब भी हैं, हम भारतीय हैं। ये इस भावना को आने की आवश्यकता है। दिन रात जो है बुला करके कि नहीं, ये मुसलमान ही नहीं है, ये हिंदू ही नहीं है, ये इस्लाम में नहीं लिखा। और सबसे बड़ी बात है कि बार सब बोलते हैं कि भाई हम संविधान को मानते हैं, संविधान की इज्जत कर, मैंने संविधान को मानते हैं, और हर वक्त भारत के संविधान का हर वक्त ये अपमानी करते हैं। एक मुंह से बोलेंगे कि हम भारत के संविधान को मानते हैं, दूसरे क्षण हमारे कुरान में ये लिखा है, तो हमारे इस्लाम में ये लिखा है, तो हमारे मनुस्मृति में ये लिखा है। क्यों भाई? एक और तुम कहते हो कि हम भारत के संविधान को मानते हैं, तो फिर यानी कुरान की प्रासंगिकता क्यों? इस्लाम की प्रासंगिकता क्यों? वो मनुस्मृति की प्रासंगिकता क्यों?
रामायण की जो है वो प्रासंगिकता क्यों, गीता की प्रासंगिकता क्यों? जो संविधान कहेगा वही होगा। इसलिए जब ये सब कहते हैं कि भाई कि हम संविधान को मानते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं, तो इन सबों को रोका जाना चाहिए। कभी भी तुम जो है गीता की, रामायण की, कुरान की बात बिल्कुल मत करो, सिर्फ वो संविधान की ही बात करो। लेकिन इसमें इनका भी दोष नहीं है, किसी ने इनको संविधान की ताकत बताई नहीं है। संविधान को तो इन्होंने एक, जैसे ये नकली राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन लिया और सारी गतिविधि राष्ट्र के खिलाफ, संविधान की शपथ ले लिया, सारे इनकी गतिविधि संविधान के खिलाफ। इनकी इसी हरकत, इसी आदत को छुड़ाने की आवश्यकता है। अब बताइए, ये भारतीय जनता दल यदि ये कह दे कि भाई इनकी संविधान विरोधी हरकत और आदत को छुड़ाने की जरूरत है, चाहे वो बीजेपी वालों का चाहे किसी पार्टी का, तो क्या वो छोड़ देंगे? वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। तो फिर उपाय क्या है? इनको सत्ता से बेदखल करिए, और बेदखल करके ऐसे वातावरण लाने की जरूरत है जो भारत के संविधान की ताकत जो है इन दुष्टों को दिखाए। तो सच्चाई ये है कि आज तक किसी ने भी भारत के संविधान की ताकत आम रूप में इन दुष्टों के आगे, इन दुष्टों को कोई किसी ने बताया नहीं, आम जनता को भी नहीं बताया। इसीलिए तो आकर के टीवी चैनलों पर एक क्षण में, एक पल में बोले कि हम जब भारत के संविधान को मानते हैं, और तुरंत उसका अपमान करते हैं कि हमारे कुरान में ये लिखा है तो हमारे इस्लाम में ये लिखा है। इस तरह के पाखंड को और दोहरे चरित्र को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। किसी को भी हक नहीं बनता है कि यदि वो कहे कि हम भारत के संविधान को मानते भी हैं और हमारे गीता में यह, हमारे रामायण में यह, हमारे कुरान में, हमारे इस्लाम में, किसी गीता, रामायण, कुरान, इस्लाम की संवैधानिक जीवन में कोई स्थान नहीं है। सिर्फ भारत के संविधान और उसका कानून, तभी ये राष्ट्र बचेगा, तभी ये राष्ट्र बचेगा। तो आज तक किसी ने जो है भारत के संविधान की ताकत इनको बताई नहीं। तभी तो जो योगी आदित्यनाथ तमगा लूट रहा है कि वो बुलडोजर बाबा, उससे पूछा जाना चाहिए कि भारत के संविधान का तुम शपथ लेते हो, मुख्यमंत्री बनते हो, और फिर इसके बाद तुम मंदिर का चक्कर लगाते हो, जाकर के 11,000 दीपक जलाते हो। अभी कहते हो कि हम भारत के संविधान की शपथ लेता है, शपथ लेकर के ही वो मुख्यमंत्री बनते हैं। और भारत के संविधान कहता है कि भाई चाहे योगी आदित्यनाथ हों, चाहे हमारे 140 करोड़ लोग हों, भारतवासी हों, सभी भारतीय हैं। लेकिन संविधान की शपथ लेने के बाद भी ये योगी आदित्यनाथ क्या कहता है? हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। तो हर वक्त भारत के संविधान के साथ छल कपट करना, ये बीजेपी के लोगों का ये एक वो उनकी आदत बन गई। और यही हाल जो है वो जो है मोदी का भी है। भारत के संविधान की शपथ लेंगे, भारत के संविधान कहता है कि भाई कि हम, हमारे देश के लोग भारतीय हैं। कभी भी संबोधन ये कभी भी मजमे को, जनता को जो संबोधित करते भी हैं, मोदी जी कभी भी नहीं बोलते कि हमारे भारतीय भाई बहनों, कभी नहीं कहते, बोलते हैं भाई बहनों। और हर वक्त जो है जो पांथिक भावनाओं का शोषण करना, मंदिर वो चक्कर लगाना, जाकर के डुबकी लगाना, वो वाराणसी में वो गंगा में
मोटा मोटा वो तिलक लगाना, ये सब क्या है? सिर्फ वोट के लिए यानी पांथिक भावनाओं का शोषण। और शपथ लेंगे भारत के संविधान का। तो भारतीय जनता दल वही कहना चाहता है कि भारत के संविधान की ताकत ये बतानी पड़ेगी, यानी इन यानी भारत के संविधान विरोधियों को भी, देश के दुश्मनों को भी, जो कि बीजेपी के रूप में है, एनपीसी तो खैर है ही। तो वही बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बराबर जो है इस्लाम आस्था पर आक्रमण करते हुए तमाम उसमें कमियां खोट निकाल करके नफरत का एक माहौल जो है वो चला जा रहा है। इस विषय में फिर से भारतीय जनता दल बस यही कहना चाहता है कि यदि इस्लाम आस्था के में कोई कमी भी है भी, हम तो कहते हैं कि इस्लाम आस्था को दूर रखिए। यदि कोई नास्तिक भी है तब भी इन जो कट्टरपंथी हैं वो जो हिंदू सनातन वाले, उनसे वो बहुत आगे है, बहुत ऊंचा है। एक नास्तिक जो है जो भारती भाई का जो कद है, एक कट्टरवादी वो हिंदू सनातन के कद से बहुत ऊंचा है। या उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई हिंदू हो या ना हो, यदि वो भारतीय है तो वो हिंदू होने या हिंदू न होने के कद से वो बहुत ऊंचा है। कोई इस्लाम को मानने वाला हो चाहे न मानने वाला, वो चूंकि भारतीय नागरिक है तो भारतीय नागरिक होने का जो कद है, वो जो माने मुसलमान होने से, ये मुसलमान होने के कद से बहुत ऊंचा है। यही है भारतीय संविधान की ताकत। और इसी सबको जो है को जो है भारतीय जनता दल बता रहा है। और इतना ही मैंने क्या घटिया किस्म के ये सब चर्चा चलवाते हैं मीडिया वाले उनसे। और संगीत रागी को बुला लेंगे, कौन अग्निवेश अवस्थी को बुला लेंगे। हमेशा जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले मैंने या इस्लाम पंथ में तमाम बुराइयां वो निकाल लेंगे। तो लेकिन इस सारी प्रवृत्तियों को ध्वस्त करना है भारतीयता के हथियार से, उस अस्त्र से। इसकी ताकत को उनको बताना पड़ेगा कि यदि तुम शपथ लोगे भारत के संविधान का, जब भी होगा एमएलए बनना है, एमपी बनना है, यानी जीतने के बाद वो भारत के संविधान की शपथ भी लेंगे। भारत के संविधान में कहीं ये शब्द है ही नहीं है हिंदू का या मुसलमान का। सिर्फ जो है वो हम भारत के लोग। तो जो गलत आदतें इन सब ने भारत के संविधान की बात करना और हर वक्त जो है भारत के संविधान का अपमान करना, ये इन सबों की आदत बन गई है। सभी पॉलिटिकल पार्टी का, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, और सभी टीएमसी और असदुद्दीन ओवैसी इस टाइप के सभी एक आदत सी बन गई है। असदुद्दीन ओवैसी को ले लीजिए, वो कहता है भारत के संविधान को मानते हैं। भारत के संविधान में मुसलमान के कई शब्द है ही नहीं, लेकिन वो बार बार जो है मुसलमान, हमारे मुसलमान जो है मेरा जो है मुसलमानों का समाज फलाने ठिकाने। तो ये बहुत बड़ा एक संकट पैदा करता है कि भारत के संविधान का बस नाम लेना और हर गतिविधि, हर हरकत जो है यानी भारत के संविधान का अपमान करना।
और असदुद्दीन ओवैसी कोई अकेला थोड़ी है। ये योगी महोदय, मोदी महोदय, बीजेपी वाले वो भी यही करते हैं। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहनों, जो भी वो करते हैं वो हमारी आपकी मानसिकता के भूते करते हैं। तो हमको आपको अपनी मानसिकता को दुरुस्त करना होगा कि ये बीजेपी वाले कभी भी राष्ट्रवादी हो नहीं सकते और न राष्ट्रवादी हैं। इन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर आपसे छल करके, कपट करके राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरा है, सत्ता हथिया है, सत्ता का भोग कर रहे हैं। और जब इनको सत्ता मिल जाती है तो फिर वो देश विरोधी हरकत, देश के दुश्मनों को पालना। सवाल इस बात का है कि किसी भी देश विरोधी तत्व के खिलाफ आज तक इन्होंने एक कार्रवाई नहीं की। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई की है, पुष्पेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कार्रवाई की है, यदि नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ एक आध दिन की जेल से कुछ नहीं होता। इनको समूल समाप्त करना, इनको भंग करना क्या है? कुछ नहीं। तो ये बहुत खतरनाक किस्म के ये देश विरोधी हैं ये संगठन बीजेपी वाले। और भारत के संविधान की बात करते हैं, लेकिन हर वक्त जो है ये भी भारत संविधान विरोधी हरकत में ये हमेशा लिप्त आपको दिखाई पड़ेंगे। और ये और एक बात और देखने को मिलती है, ये टीवी चैनल वाले कैसे कैसे लोगों को बुलाते हैं पर चर्चा के लिए। एक और बोलता है, खास करके वो कुछ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के प्रवक्ता बोलते हैं कि, और वो भी नहीं, असदुद्दीन ओवैसी भी बोलता है, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। ऐसा कहने का मतलब बताए पहले। असदुद्दीन ओवैसी और वैसे लोग जो ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। अरे किसी के बाप माई की बात कहां से आती है जी? ये भारत तो सबका है। लेकिन उसके पहले तुम भारतीय, तो ये कि भारतीय की तरह वो व्यवहार तो करो। किसी के बाप का है या नहीं, मैंने ये इसकी वो कोई बांटना है क्या? बंदर बांट के नहीं है क्या? हक के पहले कर्तव्य दिखाओ, फर्ज निभाओ। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग भारतीय होने का, भारतीय नागरिक होने का फर्ज निभाओ। और ये किसी के बाप का नहीं है, फलाने है, ढकाने है, ये कहना जो है वो बिल्कुल छोड़ो। हमको एक भारतीय नागरिक के रूप में फर्ज निभाना है। ये थोड़ी कहना है कि भारत वो किसी के बाप का नहीं है। मान लीजिए वो ये कट्टरवादी जो तत्व है, चरमपंथी हिंदू सनातन वाले, आपको जिहादी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं। ये चरमपंथी तत्व जो है बीजेपी के, आरएसएस के या हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के चरमपंथी कट्टरवादी तत्व हैं। इनके वक्तव्य पर मत जाइए। ये देश के दुश्मन जीएनपीसी के रक्षक हैं। यही तो भारतीय जनता दल बता रहा है कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन जरा सजग होइए और इस बीजेपी का नाश करिए। ये राष्ट्रवादी नहीं है। भारतीय जनता दल आपके सामने आ रहा है। थोड़ा संसाधन की बात जरूर है, इसी के चलते थोड़ी सी बाधा है, लेकिन आपके सामने आ रहा है। तो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन इस बीजेपी के झांसे में न रहे कि ये राष्ट्रवादी और देशभक्त हैं। न तो ये राष्ट्रवादी हैं, न तो देशभक्त हैं। देश के दुश्मनों के ये रक्षक हैं। जो देश के दुश्मनों का
हितैषी हो, रक्षक हो, उसके हितों की रक्षा करता हो, उसके लुटे कालधन की रक्षा करता हो, वह राष्ट्रवादी कैसा है? तो एक तो भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों से ये दरख्वास्त करता है कि सोशल मीडिया पर जो गंदगी फैलाई जा रही है, और गंदगी मुख्यतः सिर्फ इस्लाम पंथ में कमी निकाल करके उसको नीचा दिखा करके भारतीय अवाम ताकत दल एक बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता है कि भाई हम इस्लाम को माने या न माने, हम हिंदुत्व को माने न माने, हम भारतीय हैं। शहीद आजम भगत सिंह इसी पचड़े से वो नास्तिक बन गए, सबसे बड़े भारतीय। वो किसी सिख पंथ के मोहताज नहीं थे। तो इन जो सामाजिक जो दुष्ट हैं, जो इस्लाम पंथ में बराबर कमी दिखा करके वो नीचा दिखाना, और किसी के नीचा दिखाने से कोई भी पंथ जो है उसकी महानता में कमी नहीं आती है। मैं जो चरमपंथी हैं, खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, भारतीय अवाम ताकत दल उनसे स्पष्ट करना चाहता है कि स्वामी विवेकानंद का जो है हिंदू सनातन जो पंथ है, उसके विषय में जो स्वामी विवेकानंद के उद्गार हैं, जरा उसको देख लो भैया, कितनी कमियों को उन्होंने वो उजागर किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने तारीफ की है। तो कमी निकाल करके कभी भी स्वामी विवेकानंद ने कभी भी हिंदू सनातन आस्था को नीचा नहीं दिखाया। बस ये कहा कि भाई जो इन कमियों के प्रति हिंदू सनातन आस्था के जो अनुयायी हैं वो सावधान हो जाए। कौन वो कमियां वो बताए हुए हैं, और कमी को दूर करना हर एक पंथ का एक फर्ज होता है कि समय के साथ, अब जैसे इस्लाम आस्था के मानने वाले हैं, और इस बात को वो भी माने कि भाई जब हमको दूसरे पंथों के साथ रहना है तो काफिर शब्द का कोई स्थान नहीं है, ला इलाहे इल्लल्लाह का कोई स्थान नहीं है। बकरीद के अवसर पर करोड़ों बेजुबान की हत्या का कोई स्थान नहीं है। यदि नारियों को सम्मान देना है तो उसमें हलाला का कोई स्थान नहीं है। ये मोटी बात है जो कि मानवता केंद्रित है। लेकिन ये सारी बातें सम्मान के साथ उनको बताइए, दूर करेंगे वो। लेकिन इसको लेकर के सोशल मीडिया पर गंदगी, नफरत, नीचा दिखाना, ये सारी जो आदत है, जो इन समूह की हरकत है, उसको कुचलने की आवश्यकता है, क्रश करने की आवश्यकता है। तो और इन समूह का बस एक ही है, समाज में नफरत फैलाना। लोग कहते हैं, और बात सत्य भी, कि हमारा देश बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इन दुष्टों के रहते हुए जो कि कुछ कमी निकाल करके हमारे जो दूसरे पंथ, खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबकों को नीचे दिखाते हैं, जब तक ये प्रवृत्ति रहेगी तो हमारे देश की जो खूबसूरती है, हमेशा इसको जो है उस पर काली ये पोते रहेंगे। ऐसे तत्वों को और ऐसे उनकी हरकत को, और जिसका सबसे बड़ा नमूना कौन है? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। और ये इसी गतिविधि जरा देखिए, इसने एक टीम बनाई हुई है। उस टीम में आरएसएन सिंह, जीडी बख्शी, कपिल कुमार जैसे लोग। भारतीय अवाम ताकत दल तो सबसे पहले कह रहा है कि भाई जीडी बख्शी वगैरह जो कि अपने को देशभक्त कहते हैं, आरएसएन सिंह भी हैं, और ये कपिल कुमार, ये तुरंत जो है इससे अपना वो नाता तोड़ें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से, ताकि इसको बेनकाब करने में आसानी हो। तो खैर भारतीय भाई बहनों,
भारतीयता के माहौल को आगे बढ़ाइए। इन सब दुष्टों का नाश तो करना ही है। चाहे आप सीधे तौर पर करिए, यानी इनकी सभाओं को शून्य करके, या ईवीएम मशीन पर इन जो राजनीतिक ताकत हैं उनको शून्य करके भारतीय आवाम ताकत दल को के हाथ में जो है उपकरण दे करके सत्ता का, और भारतीय आवाम ताकत दल के हाथ में उपकरण आपके आशीर्वाद से जब भी मिलेगा, तो ऐसे देश को कमजोर करने वाली जो ताकतें हैं, देश में नफरत के आधार पर देश को कमजोर करने वाली जो ताकतें हैं, उनको अवश्य जो है वो जिसके उपात्र होते हैं, जिस जगह के उपात्र होंगे, उस जगह पर इनको पहुंचाएगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।